फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। तो भारत एक उभरती हुई वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, सामने आ रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जल्दी ही भारत एक वैश्विक क्रिएटिव हब के रूप में विकसित होगा। अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्टेटमेंट दी जब वेव 2025 का इनॉग्रेशन हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी और अब ये संपन्न भी हो गया है। अपने आप में वैश्विक जगत के जो दिग्गज हैं वो इसमें शामिल हुए। उद्योग जगत के दिग्गज, मीडिया जगत के दिग्गज, एंटरटेनमेंट जगत के दिग्गज, अपने आप में कितना महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस वेव समिट 2025 ने हासिल की, यही करेंगे हम आज चर्चा। मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो भारत बनेगा एक वैश्विक क्रिएटिव हब, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस तरह की संभावनाएं हैं और किस तरह की कैपेसिटी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ शेखर कपूर जुड़े हुए हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शेखर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपने आप में अगर वेव 2025 को देखते हैं, एक यूनिक पहल है, इससे पहले इस तरह का प्रयास नहीं हुआ। किन मायनों में इसकी अचीवमेंट्स को आप देखते हैं और किस तरह से इसे बताते हैं कि ये एक गेम चेंजर साबित होगा? आप वेव्स की जो बात कर रहे हैं, अगर हम पूरे देश में क्या है कि हम क्रिएटर्स हैं, हम चाहे आप गाना गाते हैं, चाहे आप म्यूज़िक बनाते हैं, चाहे आप कुछ भी आप जो करते हैं, आप क्रिएटर हैं। ये पूरा देश एक क्रिएटर्स का है और अगर उसको सबको इकट्ठा करके हम बाकी दुनिया को दिखाएं तो हमारी जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जिसको वो ऑरेंज इकोनॉमी कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो अभी वेव्स के साथ क्या होगा कि सब इकट्ठे आके एक नया दौर चलाएंगे। और मेरा कहना तो ये है कि पूरी अगर हम ऑरेंज इकोनॉमी को इकट्ठा करके लोगों को बुलाएं तो ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इसको आगे ले जाएं तो हमारी जीडीपी में $1 ट्रिलियन ज़्यादा आ सकता है। हमारी क्या है कि ये सब अलग अलग जगहों में थे। कोई गाना गा रहा है, कोई छोटा सा एक वीडियो बना रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, कोई छोटी सी एड फिल्म बना रहा है। ये सब जब, और गेमिंग से कर रहे हैं, ये सब जब इकट्ठी होगी तो ये एक बहुत बहुत बड़ा इकोनॉमी है। और हमारे देश के लिए जब लोगों को बाहर से बुलाएंगे कि भैया हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी ऐसी है, तो आप अगली अगर आप जब बनाएंगे फेसबुक, आप इंडिया से बनाइए, आईपी इंडिया में रखिए। अगर आप अगला गूगल बनाएंगे तो आईपी इंडिया में रखिए। आप अपनी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बनाएंगे तो हमारे साथ आके बनाइए, लेकिन आईपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईपी इंडिया में होना चाहिए। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है कि ये क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी को इकट्ठा करके दुनिया को दिखाएं कि हमारे जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री को सुनने से एक बड़ी सोच जो निकल कर आती है, क्योंकि परंपरा के साथ उन्होंने विकास को जोड़ा और किस तरह से इसे आधुनिकता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से टेक्निक का इसमें समावेश कर सकते हैं। मीडिया भी है, एंटरटेनमेंट भी है, फिल्म जगत भी है, तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका एक कंबाइंड
प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का जो हर पहाड़ है उसकी एक अपनी अलग कहानी है, हर झरने का अपना एक अलग संगीत है और हर गली में, हर घर में कहीं ना कहीं प्रतिभा है। उन प्रतिभाओं को एक कितना बड़ा मंच जो पहले पहचान की मोहताज होती थी, लगता है आपको कि जो ऐसी प्रतिभाएं हैं देश के कोने कोने में जिन्हें वैश्विक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अब उन्हें किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब देखिए, आप इंडिया में तो ऐसा है हमारे देश में कि अगर आप लिफ्ट में चले तो लिफ्ट आपको एक कहानी सुनाएगा। मैं आज बैठा था टैक्सी में, टैक्सी वाले ने मुझे गाना सुनाया, मैं इस तरफ जाता हूँ तो कोई कहानी सुना देता है मुझे। तो ये सब हमारी इतनी कला की, इतनी और क्रिएटिविटी की इतनी बड़ी भावना है हम सब इंडिया में। तो अब जो हमारे प्रधानमंत्री के सबको इकट्ठा ला कर क्यों ना एक पूरा सबको इकट्ठा करके इसको आगे ले जाएं, और जब इकट्ठा करोगे तो उसकी पावर मालूम पड़ती है, अलग अलग हमको समझ में नहीं आती है। तो एक बार इकट्ठा करके ये जो ऑरेंज इकोनॉमी उन्होंने नाम दिया है, क्रिएटिव इकोनॉमी, ये क्या होता है? क्रिएटिविटी बिजनेस से पहले आता है। कल्चर और क्रिएटिविटी बिजनेस को आगे बढ़ाती है, ये अब सब समझ गए। तो इसलिए क्रिएटिव इकोनॉमी को आगे ले जाना, दूसरे देशों पर इन्फ्लुएंस करना, हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो हमारी फिल्में, हमारी गेम्स वगैरह अमेरिका जाएंगी, यूरोप जाएंगी, वहाँ पॉपुलर होंगी, हमारी कहानियाँ वहाँ जाएंगी, फिर ऐसे ऐसे हमारे ही क्रिएटर्स वो आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण वेव्स, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, कॉन्क्लेव है। और ये अब हमारे प्रधानमंत्री ने सोच लिया, और बहुत दाद लेता हूँ कि बहुत अच्छा सोचा है, बहुत सक्सेसफुल रहा है ये, बहुत सक्सेसफुल। मैं जितने लोगों से मिला सब बड़े खुश हैं कि उनको अब एक दायरा मिल गया है कि आगे बढ़ा के अपनी पूरी कला दिखाने का, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। बिल्कुल शेखर जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए टीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं वेव्स 2025 की, जो अपने आप में एक बड़ा मंच है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, अपनी तरह का एक अनूठा सम्मेलन, एक अनूठी सोच जो बताती है कि किस तरह से जो रचनात्मकता है उसको एक मंच मिलता है, जो क्रिएटर्स हैं उनको एक मंच मिलता है, और साथ ही विश्व भर की तकनीक इसमें शामिल होती है और बनती है ऑरेंज इकोनॉमी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शेखर कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रदीप सदानर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो फिल्म क्रिटिक हैं। शेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप एक यूनिक सोच के लिए जाने जाते हैं, बैंडिट क्वीन, एलिजाबेथ, बिल्कुल अलग लीग से हटकर फिल्में, ये जो क्रिएटिविटी है इसको बरकरार रखने के लिए किस तरह के ऐसे दबाव होते हैं जिनसे मुक्त होना ज़रूरी है, और ये जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये जो उभरते हुए कलाकार हैं, उभरते हुए फिल्मकार हैं, उन्हें लगता है कि इस तरह के दबावों से मुक्त करेगा? तो खुद से डर लगता है। खुद से डर इसलिए लगता है कि हमको पता नहीं कि हम यार कोई हमें पहचानेगा कि नहीं। क्रिएटिविटी का दबाव सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी के लिए कोई ऐसा हमारा सर्टिफिकेट तो होता नहीं। मैंने जब पहली बार मासूम बनाई, ना मेरे पास सर्टिफिकेट था, ना मैं कहीं से पढ़ा था, किसी ने एक चांस दे दिया। लेकिन उसको मुझे आगे ले जाने वाले मेरे अच्छे दोस्त थे, एक्टर्स वगैरह थे, तो एक अपने से ही खुद से डर लगता है, और वो दबाव अपना ही होता है। और मैंने ये देखा अब जिससे 3-4 दिन जिससे मैं सबसे मिला, सब जो नए नए लोग आए हैं और नए क्रिएटर्स आए हैं, उनको ऐसा लगा कि उनको देश से, उनको प्रधानमंत्री से ये मिला, पूरी छूट मिली है कि भैया अपनी क्रिएटिविटी आप एक्सप्रेस करो, डरो मत, ऊंचा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो। और ये देखिए मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी अच्छा किया, कुछ ऐसे किया, या 1000 लोग आप बता रहे हैं और 1000 लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, तो जब वो आ जाता है ना, तो फिर एक दूसरे से बातचीत करते करते वो दबाव खुद का निकल जाता है। वो सेल्फ डाउट जिसको हम कहते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेल्फ डाउट का होता है क्रिएटिविटी।
बिल्कुल, सेल्फ डाउट से जो मुक्त होना है वो बहुत ज़रूरी है। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से शेखर जी बता रहे हैं, तमाम तरह के दबाव और रचनात्मकता को जिस तरह से एक उन्मुक्त वातावरण मिलना चाहिए, किस तरह का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जब वैश्विक क्रिएटर, वैश्विक इनोवेटर्स इसमें शामिल होते हैं और उन्हें एक मंच मिलता है और आधुनिक तकनीक भी मिलती है। देखिए, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज तक पूरे विश्व में कहीं भी, हालांकि इतनी फिल्में बनती हैं, हॉलीवुड हमसे बहुत आगे है, पेरिस हमसे बहुत मामलों में कान फिल्म इतना बड़ा अपना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है जो बहुत मशहूर है, और भी बहुत से देशों में बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है वेव्स का जहाँ खाली सिनेमा ही नहीं, सिनेमा, टीवी, OTT, मीडिया और इसके साथ साथ फैशन, संगीत, गेमिंग, कॉमिक, सब कुछ इतना एक साथ एक मंच पर आके इकट्ठा हो गया है, इसकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी। और ये रचनात्मक क्रिएटर्स के लिए इतना बड़ा मंच है कि आप अपनी बात वो एक साथ जितने देशों तक कह सकते हैं। अब देखिए, ये समारोह हुआ, मैं करीब 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री को कवर कर रहा हूँ, उतने करीब से देख रहा हूँ, और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं 1985 से देख रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पहला वैसे फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 1952 में, उसमें सिर्फ 23 देशों ने हिस्सा लिया था, सिर्फ 23 देश आए थे। लेकिन आप देखिए, इस पहले जो हमारा वेव्स का जो हमारा समिट हुआ है, इसके अंदर करीब 100 देश आए, 77 कंट्री के लोगों ने पूरा इतना भागीदारी की, इतना इसके अंदर हिस्सा लिया, इतने MOU उनके अंदर हुए, समझौता ज्ञापन हुए। तो इसी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि ये आने वाले कल में इतने जो क्रिएटर्स हैं जगह जगह, उन सबको एक स्टार बना देगा। हम जो अभी भी, ठीक है, आज सोशल मीडिया आ गया है, आप एक अपना वीडियो अपलोड कीजिए यूट्यूब पर या फेसबुक पर या कि सोशल मीडिया पर, तो आपको चर्चा मिल जाती है। लेकिन चर्चा तो मिल जाती है, हमारे इस समय 20 से 25 लाख क्रिएटर्स जो हैं इस समय मौजूद हैं जो इस पर है, लेकिन उसमें सिर्फ 8-10% लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमा पा रहे हैं। तो इससे आप ये देखिए, लेकिन अब जब ये सब होगा तो जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं वो इतनी बड़ी, उनकी जो चीज़ें हैं बहुत बड़े मंच पर पहुँचेंगी, पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी, और उनको रचनात्मकता के साथ साथ आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और ये जो आर्थिक सहयोग मिलेगा वो खाली उनको नहीं मिलेगा, हम जिस तरह अपनी, जो हमारा भारत है, जिस तरह तेज़ी से तीसरी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर चल रहा है, तो वो उसके अंदर भी बहुत बड़ी भागीदारी करेंगे। बिल्कुल, एक बड़ी भागीदारी इसमें होगी। अमरनाथ झा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिल्म राइटर हैं और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। अमरनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका भी, और आपसे ही हम जानना चाहेंगे किस तरह से जो नए क्रिएटर्स हैं, जो युवा क्रिएटर्स हैं, जो प्रतिभा संपन्न हैं, उनको एक बड़ा मौका, एक बड़ा अवसर, न केवल प्रतिभा प्रदर्शन के लिए बल्कि उनके आगे के जीवन के लिए भी और अर्थव्यवस्था में एक बड़े योगदान के लिए भी। जी नमस्कार। ये आप जैसे कि आपने कहा, ये महाकुंभ जो चर्चा के लिए आपने रखा है विषय, ये महाकुंभ से भी बढ़ के था, क्योंकि लगभग 10,000 से ज़्यादा ही लोग पार्टिसिपेट किए हैं इन 4 दिनों के कार्यक्रम में, और इतने तरह के इसमें सेशंस हुए हैं, AI से लेके वेबएक्स से लेकर बाजार से लेके हर तरह की प्रतिभा। अगर आप गेम करते हो या आप कॉमिक्स लिखते हो या आप सिनेमा बनाते हो, आप इंस्टा रील करते हो, रील तक का जिक्र हुआ है, आप कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में अगर आप कहानी कहते हो, तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म का एक आगाज हो रहा है, जो कि आपको स्वयं प्रधानमंत्री जी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। इससे बड़ा भरोसा का कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि भारत जो है बिल्कुल एक बड़ा भरोसा है। हम अपने दर्शकों को बता दें, एक ब्रेकिंग आ रही है। नागरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों को गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने सिविल डिफेंस को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों को सुरक्षा मॉक ड्रिल के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल करने का निर्देश है, और हवाई हमले की स्थिति में चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, नागरिकों और छात्रों को दिए जाएं सुरक्षा प्रशिक्षण का निर्देश। तो ये बड़ी खबर आ रही है। सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से हवाई हमले की स्थिति में चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन और उससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं, जिसमें नागरिकों और छात्रों को सुरक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। नागरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों को गृह मंत्रालय के ये निर्देश जारी किए गए हैं, और ये बड़े निर्देश हैं। सिविल डिफेंस को लेकर
राज्यों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने का निर्देश जो है ये दे दिया गया है। ये बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को बड़े निर्देश हैं और ये निर्देश सिविल डिफेंस को लेकर हैं, मॉक ड्रिल को लेकर हैं और किस तरह से हवाई हमले की स्थिति में जो छात्र हैं, जो सिविलियंस हैं, वो अपने आप को बचा सकते हैं और सायरन का जो संचालन है वो किस तरह से होना चाहिए, चेतावनी के संबंधित ये निर्देश हैं और सुरक्षा प्रशिक्षण उनको दिया जाए, इस तरह के निर्देश हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बेहद महत्वपूर्ण ये दिशा निर्देश, क्या कुछ इस बारे में और जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप देखें कि 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए गृह मंत्रालय ने बोला है कई राज्यों को, और ख़ासतौर से ये वो राज्य हैं आप देखें कि जो पाकिस्तान और उससे सटी हुई सीमा से लगे हुए राज्य हैं। इसके साथ साथ ही आप देखें कि ये कहा गया है कि प्रॉपर तरीके से अगर हवाई हमला होता है तो सायरन की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। हवाई हमले की स्थिति में जो नागरिक हैं वो किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र हैं उनको प्रॉपर इसके लिए जो प्रशिक्षण है वो दिया जाए। जो हमारे महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं और जो प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह के जो उपाय हैं वो किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हमला होता है तो उस समय जो नागरिक हैं उनके जान माल की जो सुरक्षा है वो किस तरीके से हो सकती है, ब्लैकआउट किस तरीके से किया जाए। तो ये तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो गृह मंत्रालय ने दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये दिशा निर्देश हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आप देखें कि आतंकवादी हमला किया और उसके बाद तमाम तरह के जो पाकिस्तान अपनी तरफ से तमाम तरह के जो उपाय है वो कर रहा है और एक तरीके से धमकी देने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही हैं। यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने उन तमाम राज्यों को ये स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि ये तमाम उपाय हैं उनको किए जाने की ज़रूरत है। और आज ये दिशा निर्देश सभी राज्यों को भेज दिए गए और उनसे कहा गया है कि 7 मई को इसके लिए मॉक ड्रिल की जाए और तमाम जो लोग और नागरिक हैं उनको बताया जाए कि अगर हवाई हमला होता है तो सायरन बजने की स्थिति में वो अपने आप का बचाव है वो किस तरीके से कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित किस तरीके से रखते हैं। और तमाम जो छात्र हैं उनको भी इसके बारे में प्रशिक्षण देने के दिशा निर्देश हैं वो गृह मंत्रालय ने दिए हैं तमाम राज्यों को। बिल्कुल नीरज, ये भी समझना चाहेंगे स्थिति हालांकि काफ़ी संवेदनशील बनी हुई है, किस तरह की स्थिति में इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं और तमाम वो राज्य जो कि LOC से या बॉर्डर से लगे हुए हैं उन सभी को ये निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल कई राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं और उन राज्यों में LOC से सटे हुए जो राज्य हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा देश के अंदर जो तमाम महत्वपूर्ण है, आप देखें कि पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ये तमाम राज्य शामिल हैं। और यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि कई राज्यों को इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए कि 7 मई को मॉक ड्रिल करें और मॉक ड्रिल करके तमाम जो उपाय हैं, रक्षा उपाय हैं, उस पर जो प्रशिक्षण है वो भी लोगों को दिया जाए। किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, किस तरीके से हवाई हमले की स्थिति में जो नागरिक हैं वो निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जा सकती है, ये तमाम तरह के दिशा निर्देश गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए हैं। और 7 मई को इसके लिए एक मॉक ड्रिल करने के लिए भी गृह मंत्रालय ने बोला है। बिल्कुल नीरज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आज अगर हम दिन भर देखते हैं तो जो बैठकें हैं उनका सिलसिला लगातार जारी रहा है और पाकिस्तान पर लगातार जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान को एक बेहतर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है तमाम मोर्चों पर, किस तरह की बड़ी तैयारी सरकार की? देखिए, बिल्कुल आप देखें कि चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तमाम तरह के जो दबाव और तमाम तरह के मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। आप भी देखें कि आज प्रधानमंत्री ने जो रक्षा सचिव हैं उनके साथ बैठक करी है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री PMO पहुँचे हैं जो साउथ ब्लॉक में मौजूद है। इसके साथ साथ ही आप देखा होगा कि खुद जो गृह मंत्री हैं वो भी गृह मंत्रालय में मौजूद हैं। और जो दिल्ली के अंदर जो तीनों कानून हैं, चाहे हम नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें, साक्ष्य संहिता की बात करें और न्याय संहिता की बात करें, इनको लेकर भी एक रिव्यू बैठक हुई है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं उस बैठक में शामिल रहे हैं कि इन तीनों कानूनों का पालन है वो दिल्ली के अंदर किस तरीके से किया जा रहा है, क्या किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है। तो इसको लेकर भी एक जो बैठक है वो गृह मंत्रालय में हुई है। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री अभी भी इस समय PMO में है जो साउथ ब्लॉक में है
और जो जानकारी हमें आ रही है कि राहुल गांधी भी नेता विपक्ष पीएमओ पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर ये जो बैठक है वो चल रही है, क्योंकि कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उसके बाद राहुल गांधी उस बैठक में पहुंचे हैं। तो तमाम आप देखें कि पूरा दिन बैठकों का दौर जारी रहा और जो प्रधानमंत्री ने तमाम न केवल लोगों से मुलाकात करी, जो खासतौर से आप देखें कि जो सचिव हैं, रक्षा सचिव हैं, उनके साथ मुलाकात की। इधर गृह मंत्री भी दिल्ली के अंदर जो तीनों कानून है उसको लेकर लगातार जो रिव्यू बैठक है वो करते रहे। बिल्कुल नीरज, तमाम बैठकों का सिलसिला जारी है, आप नजर बनाए रखिए। नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं और सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल जो एलओसी और संवेदनशील क्षेत्र हैं विभिन्न राज्यों में, वहां पर ये निर्देश दिए गए हैं। और अब चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं वेव 2025 समिट को लेकर। अमरनाथ जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप बता रहे थे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अब जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो इस इनोवेटिव इंडस्ट्री में आगे बढ़ने वाले लोग हैं, एक बड़ा जो है घोषणा पत्र भी जो है अपनाया गया है और बड़े समझौते भी हुए हैं, क्या कुछ इस पर असर पड़ेगा? जी बहुत असर पड़ेगा। आप समझिए, अचानक से 4 दिन में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए 8,000 करोड़ का एमओयू साइन होना और बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए 1,000 करोड़ से ऊपर का डील्स होने बहुत बड़ी बात होती है। ये एक ऐसा होता है कि सडनली मोमेंटम दे देना। वेव्स जो नाम को चरितार्थ कर रहा है, हालांकि वेव्स तो है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, बट इस नाम को जो हमारा उसका हिंदी तर्जुमा होता है वेव्स का तरंग, वो लिटरली उसको पुश कर देना, ये ऐसी स्थिति है। तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। मुझे, मैं भी सिनेमा का आदमी हूँ, तो मुझे एक और बहुत बिल्कुल एक व्यापक असर की उम्मीद जो है वो कर रहे हैं, एक बड़ा असर पड़ेगा। शेखर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने यहाँ भी काम किया है, आपने ग्लोबली भी काम किया है और बड़ी संख्या में जिस तरह से वैश्विक जो पार्टिसिपेट करने वाले यहाँ पर पार्टिसिपेशन यहाँ पर हुआ है, वो अपने आप में कितना अहम हो जाता है जब हम तकनीक की बात करते हैं, क्योंकि समय के साथ जो बदलाव है वो बड़ा एक चैलेंज होता है, चाहे मीडिया हो, चाहे फिल्म हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो। अब एआई भी है, एआई को लेकर भी आपने बड़ी बात कही थी। जी, एआई तो बहुत अलग बात है, वो तो एक एग्जिस्टेंशियल चेंज है। एआई के साथ तो अब फिल्म हम बनाएंगे तो क्या होता है, जब मैं फिल्म बनाने जाता हूँ तो वो पहले एक्टर को बुलाता हूँ, रिहर्सल करते हैं, फिर कैमरामैन आता है, फिर वो पूरा वो लाइटिंग करता है, एक्टर चले जाते हैं, फिर वो मेकअप करके आते हैं, 200-300-400 लोग खड़े रहते हैं। एआई में तो सीधा एक कंप्यूटर पर जाओ और आपको अगर करना है तो आप कंप्यूटर पर फिल्म बना दो, आपको सेट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉम्प्टिंग एक नई लैंग्वेज है, प्रॉम्प्टिंग सीखनी पड़ेगी जो अब, और एआई का फ़र्क पूरे सोसाइटी को पड़ने वाला है। और वो जो प्रॉम्प्टिंग जो नई लैंग्वेज है वो सब सीख पाएंगे, और अगर वो सब सीख पाएंगे तो फिर इक्वालिटी आएगी। लेकिन अगर सिर्फ हम अपने एंटरटेनमेंट बिजनेस को देखें तो अभी क्या है, जब मैं कॉलेज में था तो मैं सिर्फ अमेरिकन फिल्में देखता था, उसमें मैं क्या सीखता था, अमेरिका से क्या बोला, भैया अगर कॉलेज आना तो अमेरिका जाओ, कपड़े पहने तो जीन्स पहनो, अगर गाने सुनने तो अमेरिकन गाने सुनो। वो एक इन्फ्लुएंस आ जाता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी, उनकी एंटरटेनमेंट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम, और क्या होता है फिर जीन्स भी हम खरीदते हैं, पूरी अमेरिकन चीज़ें खरीदते हैं। छोटा सा एग्जांपल है ये, लेकिन अब अगर हम हिंदुस्तान का, भारत का पूरा एक एंटरटेनमेंट इकोनॉमी इकट्ठा करके दुनिया के पास ले जाएंगे, सिर्फ कंटेंट से नहीं, कंटेंट और टेक्नोलॉजी को जोड़ के, एआई भी एक टेक्नोलॉजी है, सारी गेमिंग भी एक टेक्नोलॉजी है। हमारे देश में कंटेंट क्रिएटर्स इतने हैं और टेक्नोलॉजिस्ट और इतने हैं कि उनको अगर जोड़ दिया, वेव्स के जरिए सबको जोड़ दिया और सबको फिर चांस दिए कि भैया बाहर से भी लोग आएंगे आपको देखने। अब आप भारत का जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, भारत का जो ऑरेंज इकोनॉमी है, उसको आप लेकर अब पूरी दुनिया को दो। अब पर देखो दुनिया हमारे पास कैसे आती है। बिल्कुल प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, एआई को लेकर जब हम नई तकनीक की बात करते हैं तो बहुत सारी चिंताएं भी जो हैं स्वाभाविक होती हैं, लेकिन किस तरह से ये नई तकनीक है, ये एआई है, एक मजबूती का भी कारण बन रही है, और जो हमने एक बड़ा ग्लोबल शेयर का लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करने में कितनी महत्वपूर्ण इसको देखते हैं? देखिए, जब नई टेक्नोलॉजी एआई जो है इस समय बहुत बड़ा उसका योगदान है। हम पहले
आप देखिए एआई से आप कुछ भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एक्टिंग करा सकते हैं, डायरेक्ट सब क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। और समय के साथ कदम ताल मिलाना जो है टेक्निक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार टेक्निक के मामले में ही पीछे रह जाते हैं। हमारा भारत जो है सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है पूरी दुनिया में, लेकिन टेक्निक के मामले में कई बार हम पीछे रह जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी फिल्म बाहुबली जैसी फिल्में और बहुत सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं जो टेक्निक में बहुत आगे हैं और बड़ा अच्छा होता है। फेस्टिवल्स हैं, उसके अंदर भी अब बहुत क्रिएटिविटी आ रही है। शेखर कपूर जी को पहली बार इस बार जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर बनाया गया बाहर से, जो ये बहुत बड़ी बात थी कि यही बताता है कि किस तरह क्रिएटर्स को जोड़ने की जो प्लानिंग है हमारे पीएम की वो शुरू से है और बहुत पहले से चल रही है। इनको क्रिएटिव डायरेक्टर पहली बार बनाया गया फेस्टिवल का, उससे पहले कोई जो है प्रोड्यूसर जो है डायरेक्टर नहीं रहा फेस्टिवल का, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एआई की जब चीज़ आएगी, और देखिए इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अभी मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ थिएटर्स को लेकर कभी बात नहीं की जाती। थिएटर्स के मामले में बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 10,000 स्क्रीन है, जबकि अमेरिका में 40,000 स्क्रीन है और चाइना के अंदर 70,000 स्क्रीन है। तो हमारे यहाँ आप देखते हो कई बार फिल्म लगती है, एक साथ 2-3 फिल्में लगती हैं तो उनमें क्लैश हो जाता है। हालांकि जब फिल्में नहीं चलती तो स्क्रीन खाली पड़ी रहती हैं, ये भी है। लेकिन जब एक साथ कई बड़ी फिल्में आती हैं और कई बार इसी चक्कर में ज़्यादा फिल्में साथ नहीं आती कि स्क्रीन कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि एक फिल्म को 7,000, 4,000, 5,000 स्क्रीन नहीं मिल पाती हैं। तो अब ये फैसला भी इसके अंदर किया गया कि हम जो है थिएटर्स को भी और बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स बने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा हमारे यहाँ प्रमोट हो सके। जो फिल्में रिलीज नहीं हो पाती, जिनको डेट्स नहीं, अपनी थिएटर्स नहीं मिल पाते, वो भी मिल सकेंगे। तो वो भी इस वेव्स के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। बिल्कुल, एक बड़ा फलक है, एक बड़ा विषय है, लेकिन समय हमारे पास सीमित है और बेहद महत्वपूर्ण ये भी है जो वेव्स घोषणा पत्र विभिन्न सदस्य देशों ने जिसे अंगीकार किया, जिसमें डिजिटल अंतर को पाटने की बात हुई और मीडिया का जो उपयोग है शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए हुआ। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद एम्बिशियस भी है और इसके सकारात्मक प्रभाव जो है सामने आएंगे, यही जो है सब उम्मीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेखर जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।